हम लोग ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन की कहानी को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बताया होगा कि ग्लास स्लैब नहीं सिंपल एक इंटरफेस में किस प्रकार से जब लाइट आती है तो वो किस तरह बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। ठीक उसी प्रकार से रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ रेज इन अ ग्लास स्लैब, ये आज का हमारा हेडिंग है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं एंड देन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर क्यों ये लाइट जो है वो क्या हो रही है, बेंड कर रही है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, किस प्रकार से रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब होता है वो पहले हम लोग देखते हैं। सपोज करिए इस प्रकार का एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब का बेस्ट एग्जांपल जो आप मेरी टेबल पर एक ग्लास देखे हुए हैं रखा हुआ, यहां पर भी आप टेबल में देखते हैं ग्लास रखा हुआ है, मेरे टेबल पे भी एक ग्लास रखा हुआ है। वो जो टेबल पे ग्लास रखा है दैट इज ओनली ग्लास स्लैब। अब इस ग्लास स्लैब से इंसिडेंट रे आके टकराई, इंसिडेंट रे अगर आके टकरा रही है तो एक नॉर्मल, ये जो सीधी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। मैं थोड़ा ग्लास स्लैब को मोटा कर रहा हूं इन ऑर्डर कि आपको थोड़ा सा यहां पर क्लियरली चीजें दिखाई दे सके क्या हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो है वो एयर है, दिस इज ग्लास, एंड अगेन अगर आपको कोई चीज दिखाई देनी है तो उसको वापस से कहां आना पड़ेगा, एयर में आना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से इफ दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, दिस इज विच मीडियम, रेयर मीडियम, एंड दिस इज डेंसर मीडियम। अब ये अगर डेंसर मीडियम है और ये अगर रेयर मीडियम है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ क्या होगा, बेंड करेगा। अब जरा मुझे ये बताइए कि जब मैं इस सरफेस पर पहुंच रहा हूं तो क्या मेरा जो फर्स्ट सरफेस पर, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान रहा हूं, फर्स्ट सरफेस मान रहा हूं, इसीलिए क्या मान रहा हूं, सेकंड सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस का जो रिफ्रैक्टेड रे है क्या वो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगा? अगर ये इंसिडेंट रे का काम करेगा तो ये इंटरफेस क्या है, दिस इज ग्लास एयर इंटरफेस। तो ग्लास एयर मतलब इट इज अगेन कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और जब कभी भी डेंसर टू रेयर मीडियम होगा द लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ऐसा देखा गया है कि अगर इसको आप इसी प्रकार से आगे क्या कर देते, एक्स्ट्रापोलेट कर देते, शायद मैं टेढ़ा एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं, इसको अगर आप इसी तरह से एक्स्ट्रापोलेट करते, इसको आप इसी प्रकार से स्ट्रेट एक्स्ट्रापोलेट करते, तो ये जो लाइन देखी जाती है वो इसके क्या देखी जाती है, पैरेलल देखी जाती है। ये जो लाइन है ये इसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, यानी बिना डेविएशन के अगर ये क्रॉस कर रहा होता तो ऐसे ही जाता, ये लाइन सीधे ऐसे निकल जाती। और ये देखा गया है कि यहां पे इस प्रकार से जो रेज होती है वो थोड़ी सी ड्रिफ्टेड है। ड्रिफ्टेड मतलब यहां जैसे जाना चाहिए था वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गया, और इसको ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। अब जरा यहां से देखते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आर। अगर ये आर है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या होगा, आर होगा, और दिस इज आर, देन दिस इज एमर्जेंट। तो कुल मिलाकर तीन तरह के रेज यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इसे आप इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको आप रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, और जो फाइनली यहां से बाहर निकलता है उसे आप एमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं। ये जो आई है इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल आर है इसको आप क्या जानते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एमर्जेंस, इसको आप एंगल ऑफ एमर्जेंस के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच दिस पर्टिकुलर रे इज मूविंग। दिस ड्रिफ्ट इज कॉल्ड एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का नाम इस पर्टिकुलर रे को दिया गया है। अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये ओरिजिनली इस पाथ पर जा रहा था और फाइनली ये इस पाथ पर गया, तो कितने से ये रे जो है वो डेविएट कर गया, तो कैन आई से द डेविएशन विल बी, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन विथ विच ये डेविएट कर रहा है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीजें आपको ध्यान देकर लिखनी है, ये पूरा का पूरा अपनी कॉपी में बना लें, और व्हाट आर दी थिंग्स ऑन विच दिस पर्टिकुलर जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड कर रहा है, वो यहां पे मैंने बनाया रखा है, इसको आप एक एक करके बना लें। गुड।
ये दोनों रेस के बारे में हम लोगों को थोड़ा डिटेल में लिखना होगा कि ये रेस क्या करती हैं, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा लिखना होगा, वो हम लोग अभी लिख लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपने बना लिया अपनी कॉपी में, लिखें इट इज ऑब्जर्व दैट द एमर्जेंट रे is parallel to incident ray. The emergent ray is parallel to incident ray. Incident ray और emergent ray आपस में क्या होते हैं? Parallel होते हैं। ये first observation है। Second observation, the perpendicular distance between emergent ray and incident ray, the perpendicular distance between emergent ray and incident ray is called lateral displacement or drift. Is called lateral displacement or drift. Lateral displacement or drift. इसी को आप lateral displacement या drift के नाम से जानते हैं। ये जो T है, this is what is called as thickness of glass slab. T क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये भी मार्क कर लीजिएगा। रीजन क्या है उसको बताने का, क्योंकि अभी हम लोग अगला जो कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं दैट इज फैक्टर ऑन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। राइट, फैक्टर ऑन विच द लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो बेसिकली ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आया तो वहां पे इस तरह के सवाल पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि किस किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन अगर रहा तो वहां पे आप ए बी, ए बी सी, ए बी डी इस तरह टाइप का अगर ऑप्शंस रहता है तो उसमें आप लिख सकते हैं। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी डिपेंड्स अपॉन पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, थिकनेस ऑफ स्लैब टी, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, व्हाट डू मीन बाय स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, और स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का मतलब है डिपेंडिंग अपॉन द ग्लास की क्वालिटी द स्पीड ऑफ लाइट में वैरी। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ ग्लास। डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ ग्लास। गॉट इट? एंगल ऑफ डेविएशन कहीं भी हो सकता है। अगर पैरेलल भी हुआ है, आप वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलली। ये अगर यहां है, ये इस प्रकार से मान लीजिए ऐसे डेविएट हुआ और फिर ये ऐसे आया, तो अल्टीमेटली डेविएशन कितना है? इतने का ही है, क्योंकि अगर इसे भी आप ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे तो डेविएशन कितने का होगा? इतने का ही होगा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो ये इस दोनों के बीच का डेविएशन, इसको एक्स्ट्रापोलेट करो और इसके बीच का डेविएशन, बात एक ही है। तो इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन वही होगा। यहां से भी आप देख सकते थे और यहां से भी आप देख सकते थे। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल विथ विच द रे इज एक्चुअली डेविएटिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ओरिजिनल पाथ से वो कितना एंगल क्या कर गया? डेविएट कर गया। दैट इज एक्चुअली एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत? यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट डाल के एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात को लिखें, इफ a ray of light falls with angle of incidence 0 degree, angle of incidence 0 degree or at an angle of 90 degree from the surface of slab, or at an angle of 90 degree from the surface of slab, the light ray passes straight without any bending through glass slab. The light ray passes straight without any bending through the glass slab. ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए।
गॉट इट? अब इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं? आपने देखा होगा कई बार कि अगर कभी किसी भरे हुए बाल्टी में आपने पानी पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर मग है, आप अगर उस मग को पकड़ने जा रहे होंगे तो आप मग को ऐसे जब पकड़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अब आप मग को छू चुके हैं, लेकिन एक्चुअली आपके हाथ मग में आया नहीं, मग आपके हाथ में नहीं पकड़ाया। कई बार ऐसा होता है कि अपन सिक्का डाल लेते हैं, तो सिक्का डालते हैं तो जब सिक्का अंदर जाता है तो वो सिक्का को अगर हम ढूंढ रहे हैं तो जहां पे एक्चुअली आपको लग रहा है कि सिक्का का इमेज है, वहां पे एक्चुअली उसका इमेज होता नहीं है, क्योंकि सिक्का एक्चुअली नीचे है लेकिन उसका इमेज कहां फॉर्म हुआ है? ऊपर फॉर्म हुआ है। इसका अगर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देखना हो, मैंने इसको इसी हाल फिलहाल छुट्टी में एक्सप्लोर किया। आई वॉज सिटिंग बिसाइड अ पर्टिकुलर स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल में क्या था, वो बच्चों वाला स्विमिंग पूल में नहीं, नीचे वो डॉल्फिन्स और ये सब बना रहता है, वो बना हुआ था। ज्यादा हाइट भी नहीं था, हाइट वॉज समवेयर अराउंड 5 to 6 फीट, 5 से 6 फीट कोई बहुत बड़ा हाइट नहीं हुआ। तो वो वहां पे स्विमिंग पूल के बगल में मैं खड़ा था। मुझे लगा कि अगर मैं उसके नजदीक, सपोज करिए आप कोई चीज देख रहे हैं, तो आपको वो चीज तभी ना दिखाई देगी जब आप उसके, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए ऐसे आप दूर आ गए, अभी ये ऐसे आपको नहीं दिखना चाहिए था क्योंकि वो तो नीचे चला गया, लेकिन पानी खाली था तो मुझे उस जगह पे खड़ा होकर नहीं दिखाई दे रहा था। स्विमिंग पूल की सफाई हुई, उसी दिन उसमें पानी भरा गया, फिर उसी जगह पे जब मैं खड़ा होकर देखा तो देखा वो जो डॉल्फिन जो पहले मुझे नहीं दिख रहा था वो क्या हो गया? ऊपर आ गया। कैसे ऊपर आ गया? उसी फेनोमेना को भी मैं आपको बोर्ड पर करके दिखाऊंगा कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाता है, अपने ओरिजिनल जगह से थोड़ा सा हमें ऊपर अपलिफ्टेड दिखाई देता है। बेंडिंग ऑफ पेंसिल, अगर आप पानी में पेंसिल को अंदर डालेंगे आपको लगेगा पेंसिल जो है वो क्या है? बेंड किया हुआ है। ये सारे जो डे टू डे फेनोमेना एग्जांपल हैं, ये सब के सब क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। तो उसमें एक आध एग्जांपल को मैं बहुत डिटेल में आपको बताता हूं, जैसे एक कॉइन का ऊपर उठना, एक पेंसिल का बेंड होना, या फिर किसी भी सो कॉल्ड आप इमेज को देख सकते हैं, जैसा मैंने भी वो डॉल्फिन वाला एग्जांपल आपको दिया। तो मैं एक केस बताता हूं, बाकी उसी से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। जो एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं दैट इज, ये आपने अच्छे से अपनी कॉपी में बना लिया। जो एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं वो है द इमेज ऑफ कॉइन इन अ ग्लास, इमेज ऑफ कॉइन इनसाइड द वाटर इन अ ग्लास। एक ग्लास के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा है, और उसमें हमने क्या डाल दिया है? सिक्का डाल दिया है, और अभी मैं देख रहा हूं उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, सिर्फ देखने मात्र से ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखिए, ये सपोज करिए आपका वो ग्लास है जिसके अंदर वो सिक्का रखा है। अब आप देखिए, सिक्का अगर आप डालोगे इस ग्लास में तो सिक्का तो यहां जमीन पर आके रह जाएगा। मैं इसे 10, मैं यहां 10 का सिक्का डाल रहा हूं, आपको इधर से 10 दिख रहा है? 10 ही है ये बना हुआ, उल्टा लिख दिया। अब 10 दिख रहा है? ये 10 का सिक्का है, और इधर 2 0 2 1 ऐसे कुछ कुछ डॉट 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 ऐसे रहता है ना, इधर कुछ फूल वूल बना रहता है। ये सपोज करिए 10 का सिक्का है। अब ये 10 का सिक्का, यहां बाहर जो आंख बना हुआ है, जो ये आदमी इसे देख रहा है, यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वहां तक पहुंचना चाहिए। यहां से 2 रिफ्लेक्टेड रे चला, एक ये वाला, मैंने आपसे बताया था जब किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर रे चलता है तो वो बिना डेविएशन के पार कर जाता है। एक रे कैसा चलेगा? एक रे ऐसा चला। अगर ऐसा चला है, ध्यान से देखिएगा, एक रे ऐसा चला है, दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर, ये रिफ्रैक्शन होगा। यहां पे रिफ्रैक्शन की वजह से यू आर मूविंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। अब डेंसर से कहां जा रहे हैं? रेयरर को जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा कि रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये क्या कर जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाके वो जो आदमी है उसकी आंखों तक पहुंचेगा। अब मैंने कहा कि इमेज वहां फॉर्म होता है जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे मीट करते हैं।
अब बताइए ये रे और ये रे कभी उस तरफ कहीं पर मीट कर सकता है? नहीं, तो उसकी मजबूरी होगी कि मैं इसे एक्स्ट्रापोलेट करूं, और जब मैं इसे इस तरफ एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो ये रे कहां पर मीट किया? यहां पर, यानी सिक्का का इमेज मुझे कहां बनता हुआ दिखाई देगा? सिक्का का इमेज मुझे कहां बनता हुआ दिखाई देगा? सिक्का को बड़ा बना देता हूं, यहां 2 0 2 1 डॉट 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 डॉट। ये सिक्का का इमेज मुझे कहां दिखाई दिया? ऊपर दिखाई दिया। जब आप ऊपर से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप तो सिक्का यहीं पर ढूंढिएगा, पर एक्चुअली सिक्का यहां है। अरे जहां आपको दिखेगा वहीं ना सिक्का ढूंढिएगा, यहां तो सिक्का है नहीं। एक्चुअली सिक्का है कहां? यहां ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर सिक्का आपको कहां दिख रहा है? ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर ऑप्टिक का एक फेनोमेना, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली इसी प्रकार से एक और फेनोमेना है जो कि मैंने कहा बेंडिंग ऑफ पेंसिल का फेनोमेना, वो भी इसी तरीके से होता है। यानी कोई भी चीज, कई बार तो जो आपका लेयर ऑफ वाटर है वो भी ऊपर अपलिफ्टेड दिखाई देता है। जमीन का जो आपका बाल्टी का जो पेंदी है, पूरा बाल्टी अगर भरा हुआ है तो आपको लगेगा कि उसका जो मोटाई है वो कम है, पर एक्चुअली उसमें ज्यादा पानी रहता है। ये क्यों? बिकॉज वहां से जो लाइट चल रही है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है, आंख पर जो पहुंच रही है उसको जब आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि वो लेयर क्या आ गया? ऊपर आ गया। तो देयर आर सो मेनी डे टू डे एग्जांपल जो आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल, पहले सारे एग्जांपल आप लिख लें। पहला, a pencil dipped in water appears to be bent. A pencil dipped in water appears to be bent. Second, bottom of a water tank appears to be raised. Bottom of a water tank appear to be raised. Next, twinkling of stars. ये जो stars का twinkling होना है ये भी because of refraction of light ही है. And next is a coin put in water appears to be raised. A coin put in water appears to be raised. लास्ट वाले का सिर्फ मैंने क्या बनाया है? डायग्राम बनाया, जिसको आप अपनी कॉपी में बना लें। इसे आप अपनी कॉपी में बना लें। तो ये मेरे ख्याल से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से रिफ्रैक्शन जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम करता है और क्या क्या फेनोमेना होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। गॉट इट? यहां तक कोई इश्यू है तो बताइए। नहीं? चलिए, तो ये अपनी कॉपी में आप बनाएं किस प्रकार से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, किन किन मीडियम्स के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है, कैसे कैसे फेनोमेना आपको देखने को मिलता है डे टू डे लाइफ में। इवन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वो भी इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ओनली। कुछ फेनोमेना जैसे मिराज का फॉर्मेशन, मिराज जानते हैं, नाम सुने होंगे मिराज। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, टीआईआर की वजह से होता है। तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली। बोलते हैं उसको टीआईआर इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्शन एक हद से ज्यादा हो जाता है तो वो रिफ्लेक्शन का फेनोमेना बन जाता है। मिराज फॉर्मेशन, या फिर कुछ ऐसे फेनोमेना जैसे सूर्य का आपको पहले दिख जाना, लेट से लेट तक दिखाई देना। जैसे सूर्य एक्चुअली में अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है 5:10 पर सुबह, अगर आपको दिखाई दिया है सूर्य, एक्चुअली वो रियल सूर्य आपको दिखा ही नहीं, वो आपको क्या दिखाई दिया? वो सूर्य का इमेज दिखाई दिया। इसलिए जब तक रियल सूर्य नहीं एग्जिस्टेंस में आता है तब तक आप उस सूर्य को आसानी से क्या करते हैं? देख पाते हैं। पर जैसे ही लगभग 7.5 मिनट के बाद ओरिजिनल सूर्य आ जाता है फिर आपको उसको देखना मुश्किल हो जाता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मल्टीपल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट अबव द अर्थ सरफेस। हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, जिसकी वजह से वो बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको अंदर अभी जो मतलब हमारे लिए जो होराइजन है उसके नीचे है उसका इमेज ऊपर बनता है, तो आप उस इमेज को देख के ही समझ लेते हैं कि यही सूर्य भगवान है, और एक्चुअली वो सूर्य है ही नहीं, वो उसका इमेज है जो कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से आपको थोड़ा सा ऊपर पहले दिख रहा है। 7.5 मिनट के बाद जब ओरिजिनल आ जाता है फिर आप उसको आंख से देख नहीं पाइएगा। 7-8 बजे तक तो फिर भी हम लोग उसको देख पाते हैं, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द सन इज मोर। लेकिन जैसे जैसे वो लगभग 12 बजे के आसपास आता है तो वो डायरेक्ट हो जाता है और डिस्टेंस
घट जाती है, जिसकी वजह से आप दिन के टाइम पे सूरज को तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते, हीट की वजह से भी और जो लाइट वो देते हैं उसकी वजह से भी। और शाम और सुबह में अगेन से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना, जिसकी वजह से हम उसे आसानी से देख पाते हैं। और वो जो लालिमा है, दैट रेडनेस, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली। इतने सारे फिजिकल फेनोमेना हैं जो सारे के सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहे हैं। लिखें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट फॉर्म में क्या होता है? अब अल्टीमेटली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि लाइट रे जो यहां पर बेंड हुई, ये बेंडिंग आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया? तो दैट द बेसिस वाज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में किस तरह रहता है, उसको अगर बार बार हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में नहीं डिफाइन करना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो आप क्या करते हैं? एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का हमें बता देगा कि वेदर इट इज अ रेयरर मीडियम और अ डेंसर मीडियम, क्योंकि जब आप इसको किसी भी दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करेंगे तो ये एक रेशियो है। रेशियो इधर 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा है तो आप बोल देंगे कि जिसको हमने स्टैंडर्ड माना था उससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जिसको हमने स्टैंडर्ड माना इससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो उस रेस्पेक्ट में आप कह सकते हो। और अगर आप दो मीडियम को रखे हुए हैं तो आप स्टैंडर्ड किसको मानते हैं? जनरली वी कंसीडर स्टैंडर्ड एज, हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं। तो एब्सोल्यूट तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, पर हर बार क्या हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में काम कर सकते हैं? वैक्यूम तो कहीं हम देखते भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? दो मीडियम के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का, एक एब्सोल्यूट, जब हम एब्सोल्यूट के बारे में बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, बट दूसरा जो होता है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस इस मीडियम का उस मीडियम के साथ, तो दो मीडियम के बीच में होगा तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वेराज जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं यानी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बात करते हैं देन इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। और किसी एक चीज को तो आपको स्टैंडर्ड मानना होगा ना, जिसके कंपैरिजन में आप उसको निकालेंगे। तो वैक्यूम को स्टैंडर्ड माना और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हर मीडियम का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला और उसको फिर आप कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा वैक्यूम में ऐसा था, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एयर का कितना, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ग्लास का कितना, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में पानी का कितना, वो एक वैल्यू हमने निकाल ली और फिर उसको रिलेटिवली एक दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में हमने चेक किया। डेरिवेशन से आपको वो खासा क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखें, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ऐसा माना जाता है लगभग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर ऑलमोस्ट एट पार। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, एक है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो दूसरा है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए हम लोग दोनों को लगभग बराबर मानते हैं। तो कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर to the speed of light in medium is called the refractive index of that medium, is called the refractive index of that medium. Speed of light in vacuum or air to the speed of light in medium is called the refractive index of absolute is called the refractive index of that medium. This refractive index is better known as absolute refractive index. This refractive index is better known as absolute refractive index. It is denoted by mu और small n. इसको आप कैसे डिनोट करते हैं? mu से डिनोट करते हैं। mu means absolute refractive index, refractive index। और इसको जो आप कंपेयर कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं? यू आर कंपेयरिंग दिस पर्टिकुलर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब
अगर मैं बोलता हूं कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, आपका क्या मानना है कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए? ऑब्वियसली 1 से बड़ी होगी। क्यों 1 से बड़ी होगी? क्योंकि आपने इसको स्टैंडर्ड माना है। इसके रिस्पेक्ट में जहां कोई रुकावट है ही नहीं, वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई रुकावट नहीं है, रेजिस्टिव कुछ काम नहीं। मैंने कहा था ना कि जिसका मीडियम जो है वो क्या है, एक तरीके से वहां पर वेव का प्रोपागेशन हो रहा है, और लाइट जो है जब प्रोपागेट करती है किसी मीडियम में तो कुछ अगर उसके रास्ते में रुकावट आ रहा है, वही ना डिस्ट्रक्शन, मतलब उसके रास्ते को रोकेगा, जिसकी वजह से उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो अगर वैक्यूम है यहां तो कुछ रुकावट नहीं है, यानी ये एब्सोल्यूट है, ये सबसे ज्यादा है। इससे तो कोई भी क्वांटिटी क्या होगी, कम ही होगी। ज्यादा बाई कम विल ऑलवेज गिव यू अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो ये बोला जा सकता है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एब्सोल्यूट, ये ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। अब जब हम इसे दूसरे दो मीडियम के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं, देन वी कैन से कि ये क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, वो तो मीडियम टू मीडियम वैरी करेगा। तो ये आप लिख लें फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। म्यू इज इक्वल टू, यू कैन राइट C by V, where C is what? Speed of light in vacuum, and V is what? Speed of light in that particular medium. Got it? Right. It has no units. इसके पास यूनिट क्यों नहीं है? As it is a ratio of two velocities या two speeds, ये unitless होता है. This is unitless. Next, factors on which refractive index depends are the factor on which refractive index depends are पहला nature of optical medium, second color or wavelength of light, as it is associated with the wavelength, तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से भी इसका रिश्ता है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैन बी एसोसिएटेड। वो एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया होगा, लैम्डा म्यू इज इक्वल टू सी के बराबर, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी लैम्डा कम, और जिसकी लैम्डा ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो इस प्रकार से ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट वैल्यू दैट इज स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए। और यही रीजन है, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जब आप पढ़ते हैं, जहां पे एक व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में टूटता है, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है, वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसी वजह से होती है क्योंकि हर पर्टिकुलर लाइट का अपना अलग अलग क्या है, वेवलेंथ है, एंड एवरी वेवलेंथ विल ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड। तो वो अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई जल्दी निकल जाता है और किसी को ज्यादा टाइम लगता है, और वो रिफ्रैक्शन से ही मिला जुला है। तो ये एक रिलेशनशिप है जहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि कलर और वेवलेंथ के लाइट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। एक टेबल बनाइए जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लिख लीजिए। राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट मीडिया। पहला आइस, फर्स्ट लिखिए आइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31, आइस का 1.31। नेक्स्ट ग्लास 1.52, नेक्स्ट रॉक सॉल्ट 1.54, नेक्स्ट रूबी 1.71, नेक्स्ट सफायर 1.77, डायमंड 2.42, 1.77 सफायर, डायमंड 2.42। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा, इसका मतलब उसका स्पीड उस पर्टिकुलर मीडियम में ज्यादा होगा। अगर किसी का 2.24, 2.42 है, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका उस मीडियम में स्पीड कम होगा। एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थैंक यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम क्या होगा, कम होगा। स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम अगर कम हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप उसके स्पीड को स्लो कर सकेंगे। मान लीजिए लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, इट इज फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
आपने एक पर्टिकुलर मटेरियल की वजह से उसके स्पीड ऑफ लाइट को स्लो कर दिया। स्पीड ऑफ लाइट अगर स्लो हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट अगर स्लो हुआ है, तो जो लाइट मेरे उस शरीर पर पड़ने वाला था, जो मेरे लाइट उस शरीर के ऊपर पड़ने वाला था, वो अब ज्यादा देर में पड़ेगा। मान लीजिए 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं डायमंड का अंगूठी पहना हूं, मैं बता रहा हूं कि अंगूठी क्यों बनाते हैं, अंगूठी क्यों पहना जाता है। ये जो अंगूठी सब आप देख रहे हैं, ब्लू सफायर, पन्ना, पोखराज, ये सब जो हाथ देखने वाले लोग जो देते हैं, उसका क्या रीजन है। तो वो माइथोलॉजिकल रीजन छोड़ दीजिए कि किस चीज के कमी से क्या पत्थर पहनाया जाता है, ये तो जो लोग हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं वो जानते होंगे, पर इससे जो साइंस छुपा वो तो आप समझ सकते हैं। हाँ, तो ऐसे अच्छा, ये भाई साहब का थोड़ा अलग टाइप का डाउट है। बोले सर उंगली पर ना पड़ेगा खाली, हाँ खाली उंगली पर ही पड़ेगा। तो दवाई मान लीजिए पांव में चोट लगता है तो मुंह से खाते हैं कि वहीं दवाई खिला देते हैं। तो कहीं भी मान लीजिए शरीर में उसका रिफ्लेक्शन जाना चाहिए, तब आपका शरीर में सबसे ज्यादा चीज जो लाइट को एक्सपोज्ड है, ये सब तो कपड़ा पहने रहते हैं, हाँ, मुंह, गला का ये वाला पार्ट, हाथ, ये सभी ना लाइट को ज्यादा एक्सपोज्ड रहता है। ज्यादा टाइम लगेगा उसको आपके शरीर में जाने में, मतलब इट विल टेक मोर ड्यूरेशन टू इंटर पेनिट्रेट योर बॉडी। अब इससे क्या होगा उसके पीछे तो और समझ में, मैंने अंगूठी क्यों पहनते हैं वो अलग साइंस है। अब आप बोलिएगा कि सर क्या साइंस है, चलिए थोड़ा समझा ही देते हैं क्या साइंस है, शायद कभी बोला भी होगा। मान लीजिए मेरे शरीर में विटामिन की कमी है, तो हम क्या खाएंगे, विटामिन डॉक्टर देगा, कहेंगे नहीं सर आयोडीन की कमी है आपको, तो आप आयोडीन का गोली खाइएगा। नहीं, कहेंगे सर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप यूरिक एसिड कम करने वाला दवाई दीजिएगा। अच्छा, हमारा शरीर क्या चीज से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना है। अब ये पंच तत्वों से जो इसका निर्माण हुआ है, उसमें बहुत सारा, आप कोई भी ऐसा चीज बोलिए ना जो हम लोग मेटल नहीं है हम लोग के शरीर में, कि नॉन मेटल नहीं है, जो भी बाहर पाया जाता है सब हमारे भीतर है। आप सोडियम आयन हमारे शरीर में है, कैल्शियम आयन हमारे शरीर में है, आयरन हमारे शरीर में, जो भी चीज आप बाहर देखते हैं मेटल के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो पाया जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। अब मान लीजिए उस पंच तत्व में से कोई एक तत्व आपका कम है, जो हमको नहीं पता क्या है, तो आपका विटामिन कम था, तो आप क्या किए, एमबीबीएस डॉक्टर के पास गए, वो आपको बता दिया कि विटामिन कम है। अब वो पंच तत्व में से मान लीजिए कोई एक चीज कम है, तो कौन बताएगा, जो उसका डॉक्टर होगा। हम लोग के समाज में जो हाथ रेखा वो सब जो देखते हैं, या जो लोग उसी का ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, बीएचयू में इसकी पढ़ाई होती है, लोग इससे पीएचडी करते हैं, आचार्य, वो जो ज्योतिषाचार्य बोलते हैं उसको, जो ये सब चीज सारा बताता है, तो वो बताएगा कि आपके सारे हाथ को देखकर, कुछ पर्वत उर्वत सब चीज सबको देख के, कि आपको कौन सा वाला पत्थर पहनना चाहिए जिससे आपका ये वाला कंपोनेंट जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे किसी का गुस्सा, क्रोध का कंपोनेंट ज्यादा रहता है, तो उसको बोलते हैं शांति के लिए मून पहना देते हैं, तो देखे होंगे लास्ट वाले उंगली में बहुत आदमी मोती पहना रहता है। किसी का कंसंट्रेशन का पावर कम रहता है, तो उसको कंसंट्रेशन बढ़ाने का, ये सब क्या है, ये हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कहां से मिला, एक पंच तत्व से मिला है। उसमें अगर किसी का कुछ कमी आता है तो उसको एनहांस करने के लिए वो वाला टाइप का पत्थर पहना दिया जाता है। उसी में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख रहे हैं 2.42, यानी इसके पास स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है। स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, दैट द टाइम ड्यूरेशन विथ व्हिच इट विल पेनिट्रेट आवर बॉडी विल इंक्रीज। ऑब्वियसली वेलोसिटी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ वेलोसिटी विल डिक्रीज द टाइम पीरियड विल इंक्रीज। टाइम पीरियड अगर बढ़ेगा तो पेनिट्रेट ज्यादा टाइम लेकर आपके शरीर में करेगा, जिससे हो सकता है कि उसका जो कंपोनेंट जो आपके शरीर में कमी है वो बढ़ जाए। साइंटिफिकली इतने ज्यादा मैं और नहीं बोल सकता, और बोलने के लिए तो मेरे को किसी आचार्य को कंसल्ट करना पड़ेगा, जो मैं हूं नहीं। खैर, उसके नीचे आप लिखें वाटर 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, एयर 1.0003, एयर 1.0003, कार्बन डाइऑक्साइड 1.00045, और μ1 किसके लिए बोला जाता है, 1 इज फॉर वैक्यूम, 1 इज फॉर वैक्यूम। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर केसेस में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां देखने को मिल रहा है, सॉलिड्स में, देन लिक्विड्स में, और लीस्ट
गैसेस में। रीजन बीइंग गैसेस के पास रोकने की जो क्षमता है वो रिलेटिवली कम है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैस इज लेस। वेयर जब आप सॉलिड्स की बात करते हैं तो उसकी डेंसिटी हाई होती है, जिसकी वजह से उसके रुकावट की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ज्यादा है, जो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा रहा था। एल्कोहल का ये सारी वैल्यूज तो आपको उससे दी गई होगी ना, जो कैलकुलेट करके सारी स्पीड को लाइट से ट्रैवल कराया गया होगा, मटेरियल ओरिएंटेड है और वहां से पता चला होगा। डेंसिटी वाटर का इट डिपेंड्स, जैसे अल्कोहल में भी आप कौन सा ले रहे हैं, यू आर टेकिंग मिथानोल और इथानोल और क्या। अगर इन जनरल भी बात किया जाए तो डेंसिटी केरोसिन और अल्कोहल का वाटर से कम होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन अल्कोहल एंड केरोसिन, क्योंकि वो उसके ऊपर आसानी से रह सकता है, उसके वेपराइज करने की क्षमता ज्यादा है। वेपराइज कोई जल्दी आसानी से तभी हो सकता है जब उसके इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज हैं वो कमजोर हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज तभी कमजोर होंगे जब उसकी डेंसिटी रिलेटिवली लो होगी। तो टेक्निकली ऐसा सोचा जा सकता है। खैर, अब उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट डालकर एक बात लिखिए, ये टेबल के नीचे, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम may not be confused with the density of the medium. Optical density of a medium may not be confused with the density of the medium. Density means number of particle, mass of the particle per unit volume, that is density. But optical density means it may be in terms of how fast the wave is propagating in that particular medium. तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना फास्ट वो वेव, लाइट वेव किसी पर्टिकुलर मीडियम में प्रोपागेट कर सकता है। वेयरएज डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। तो ये एक छोटी सी चीज जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10⁸ meter per second, and in glass is 2 into 10⁸ meter per second. Find the refractive index in each case. Glass is 2 into 10⁸ meter per second. Find the refractive index in each case. दोनों ही केस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। और सेकेंड, which of the two is optically denser? Which of the two is optically denser? Which of the two is optically denser? इन दोनों में ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है ये आपको निकालना होगा। तो फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है, म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दिया हुआ है, 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह आएगा 1.5। वेराज म्यू ऑफ दूसरा क्या सब्सटेंस है, म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाई 2.28 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा 1.33। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, वेराज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है, विच इज ऑप्टिकली डेंसर एंड विच इज ऑप्टिकली रेयरर। मैं कह सकता हूं ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है। क्यों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इस मतलब उसका स्पीड क्या रहेगा, कम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा। देखिए दोनों के स्पीड में दिस इज 2 एंड दिस इज 2.28, जिसका स्पीड ज्यादा होगा इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब ये क्या हुआ, रेयरर और डेंसर। ये रेयरर मीडियम हुआ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब ये डेंसर मीडियम हुआ। तो आप कह सकते हैं ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। हेडिंग डालें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हुए फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ओर बढ़ेंगे और फिर आगे लेंस और इस तरह की आगे की बात हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।
ठीक है।